गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर्ड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हैसल जो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो ये देखती है कि फ्लोरा ने गन से शूट आउट कर दिया उसके डैड को, और जिसके वो देखती ही रह जाती है। वो अपने फ्लोरा से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेती है और वहाँ से ना गन जो रहती है अपने हाथ में लेके फ्लोरा को भगा देती है। हैज़ल यहाँ पे अपने प्यार का प्रदर्शन तो दे देती है, और जब वो जेल में रहती है तब उसे शायरा आकर उसे बताती है कि ये सब प्री प्लान था, तुम्हारे को तो एक बलि का बकरा बनाया गया, मुझे भी यूज़ किया गया, वी आर जस्ट अ स्टेयर फॉर हर सक्सेस। तो तभी वहाँ से हैसल पूछती है बट क्यों किया गया, जिसका एक्चुअली सबसे बड़ा राज जो रहता है वो अभी तक खुला नहीं रहता है कि क्यों किया। पर वो उसे सब कुछ बताती है कि किस तरीके से डॉन साय को भी फंसाया गया है, ये मास्टर प्लानिंग करी गई है और तुम्हें भी देखो यहाँ पे फंसा दिया है, और अब तुम्हारा यहाँ से निकलना या तुम्हारा बचना कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे जो क्लूज़ हैं वो सब तुम्हारे अगेंस्ट है। और फ्लोरा ने तो अपना हाथ साफ कर दिया है। और यही बात पे वो बहुत ज़्यादा रोती है और तड़पती रहती है। अब उसके आगे यहाँ पर इस तरीके से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जेल में उसके साथ बहुत गंदा तरीके से व्यवहार होता है और उसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बुरा भला कहा जाता है। उसके साथ ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, उसे बोलता है कि चलो। तो पुलिस ऑफिसर उसे बाहर लेकर जाता है, और बाहर लेकर जाने के बाद उसे वहाँ पे उसकी मॉम मिलती है, जो हालांकि थोड़े से ठीक होते हुए आ ही रही रहती है। और वो मॉम अपनी भाभी और अपने मॉम मतलब अपनी बहू और बच्चे के साथ आई रहती है, जो उसकी भाभी और उसके नेफ्यू रहते हैं। वो सब उसको देख रहे रहते हैं और कहते हैं कि तुमने डैड का कत्ल क्यों किया। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने डैड से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट तुमने इतना ज़्यादा बड़ा काम कैसे कर लिया। वाई यू किल्ड योर डैड। क्या किया था उन्होंने, क्यों तुमने मारा, तुमने मेरा सुहाग क्यों उजाड़ा। और तभी वो उसे बोलती है कि क्या तुमने ही हर्षित राणा को भी मारा है, तुमने भी अपने ब्रदर को मारा है। वो सब क्वेश्चन कर रहे रहते हैं। यहाँ पर एक तरफ देखती हुई रहती है हैसल, वो इन सब सवालों के जवाब कुछ नहीं दे पाती। उसकी माँ उस पर इतना गुस्सा करने लग जाती है, उसके उसका गला दबोचने की भी कोशिश करती है, बट वहाँ पे कांस्टेबल्स रहते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने अपने डैड को क्यों मारा। और सबके सब इसी तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पर पूरा मीडिया जो रहता है वो पूरा हाहाकार से मच चुका रहता है। हर मीडिया चैनल पे, हर एक चैनल पे यही सवाल होता है कि क्यों हैसल खन्ना ने अपने ही डैड राजीव खन्ना को मारा, क्यों उन्होंने शूट आउट किया, क्या एक रीज़न था। ऐसी क्या बातें बीच में आ गई थी कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्या उस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब थी, या क्या ऐसा चीज़ हो गई थी कि इन लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ी। सवालों के सवाल इतने ज़्यादा थे पर जवाब कुछ भी नहीं था। मीडिया तो अपने फुल पीआर पे लगी हुई थी, हर जगह हर नुक्कड़ पे हो रही रहती है। और जिस तरीके से इनकी एक मूवी लॉन्च होने वाली रहती है, जो मूवी रहती है स्कूल रोमांस, उसकी भी डेट आ चुकी रहती है और उसी ड्यूरेशन में इनकी मूवी भी लॉन्च हो जाती है। बट उस मूवी को लॉन्च करते टाइम यहाँ इंडिया में जैसी वो लॉन्च होती है मूवी, उसको बैंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक मर्डर की मूवी लॉन्च होता है। तो वो एक्चुअली में यहाँ पे मतलब उसका सारे शोज जो होते हैं वो सब कैंसिल कर दिए जाते हैं और उसको एक्चुअली लॉन्च के लिए रोक दिया जाता है। पर दूसरी तरफ वो जो इंटरनेशनल वे में अगर वो मूवीज़ को लॉन्च करना था वो वहाँ पर हो जाती है। इंटरनेशनली वो मूवी लॉन्च हो जाती है, जैसे कि वो थाईलैंड में, बैंकॉक्स में, कोरिया में, और क्या बोलते हैं हमारे यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी जो अदर सिटीज़ रहती है, अदर कंट्रीज़ रहती है, उधर जाके लॉन्च हो जाती है। पर इंडिया में रुक जाती है। अब हर मीडिया लोग उसे को ट्रोल कर रहे थे, जब जैसे उसकी मॉम और उसकी भाभी लोग उससे मिलके हुए बाहर निकलते हैं। जैसे वो वहाँ से जेल से मतलब उसी जगह से बाहर निकलते हैं, पूरी मीडिया उनको पकड़ लेती है और बताइए कि हैसल खन्ना ने क्यों किया है, हैसल खन्ना ने क्या किया, हैसल खन्ना ने क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, आप मुझे बताइए क्या वजह थी उसके मारने की, क्या एक क्यों मारा है उसने अपने डैड को। पर यहाँ पर उसकी माँ तो वैसे ही ठीक नहीं थी, तो बॉडीगार्ड्स आके सबको हरदम करते हैं और वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते, कार में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पर हैसल एक जेल में बैठे हुए यही सोचती रहती है कि क्या जवाब दूँ, मेरे पास तो कुछ जवाब ही नहीं है। मैं तो वो इंसान हूँ जो अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बैठी हूँ।
क्यों फ्लोरा, तुमने मेरे साथ क्यों किया? तुम मुझसे प्यार करती थी, यही थी तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। हालांकि जिंदगी में कभी भी कोई इंसान मोहब्बत करने का नहीं सोचेगा जिसका अंजाम अगर इस तरीके से होगा। यहाँ पे हैसल रोई जा रही रहती है। तभी वहां पे ना जो जो वहाँ के रहते हैं, मतलब जो कैदी लोग होते हैं वो भी कोई कम नहीं रहते हैं। मतलब एक फिल्म स्टार भले है वो, लेकिन फिल्म स्टार होने के बाद भी वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो उसके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, उसके साथ गंदे तरीके से आते हैं, उसके पास आकर उसको ट्रोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको हैरेस करने की कोशिश करते हैं। वो बार बार वहाँ से जेलर को वहाँ पे बुलाते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मेरे साथ कर नहीं रहे, ये मेरे साथ मारा पीटी कर रहे हैं। बट वहाँ पर एक जेलर जो रहती है वो थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर की रहती है, तो वहाँ से गेट ओपन करती है और वहाँ से उसे उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करती है। जैसे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है वो अकेले उस में रहती है, वो बहुत रोती है, उसके रोने का जरिया होता है। तभी यहाँ पर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिस यहाँ पर एक एडवोकेट आता है, और एडवोकेट आता है कि मुझे हैसल खन्ना से मिलना है। तो एडवोकेट बोलता है कि मुझे उनका केस लेना है, इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। तो वो कहते हैं बट वो तो ऑलरेडी कोई भी उनका केस लेने के लिए हैंडल नहीं है। तो कहते हैं कि मैं लेना चाहता हूँ। वो वहाँ पर जाता है और जाकर एडवोकेट जाता है और बोलता है कि हेलो मैम, मैं आपका केस लेना चाहता हूँ। तो वो बोलती है केस किस चीज़ का लोगे? मुझे तो बचा तो सकते नहीं हो, मुझ पे तो मर्डर का केस वैसे भी लग चुका है, और तुम मेरा केस लेके अपना करियर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? और वैसे भी तुम्हें किसने भेजा है? तो वो बोलता है मैम किसने भेजा है वो मैटर नहीं करता है, बट आपको उम्मीद रखना चाहिए कि आपको एक्चुअली इस जेल में कोई बंद करके नहीं रखेगा, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आपके साथ ऐसा होगा। बट कुछ भी चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी, मैं केस लेता हूँ। तो वो केस को वहाँ पर हैंड ले लेता है अपना, अपने मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हैसल खन्ना का केस किसी ने लिया है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए वो ले लेता है। फिर यहाँ पर कोर्ट में पेशी होती है। तो जैसी पेशी होती है, मतलब फर्स्ट कोर्ट की हियरिंग होती है, तो हियरिंग में वहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ पर कोर्ट के लिए खड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो उसके डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हाई प्रोफाइल वाले जो एकदम हाई वाली लॉयर रहते हैं, उसको हायर किया रहता है उसकी भाभी ने, मतलब सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर उसको हायर किया जाता है। और वो वहाँ पे खड़ा होके जिस तरीके से हैसल से पूरे क्वेश्चंस कर रहा रहता है, हैसल उसका जवाब हाँ या ना में जी जी करते हुए देती है, वो कुछ भी जवाब देती ही नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हैसल के लिए हैसल का वकील रहता है, जो हैसल का एडवोकेट होता है, जो हैसल का लॉयर रहता है, वो चुप मुंह से ऐसे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे शायरा उसका कॉलर पकड़ती है। शायरा उसको बोलती है, मतलब एडवोकेट को, कि तुझे क्या नाम के लिए लिया था? केस लड़ना, इधर बचाना उसे। तो कहते हैं कि ये केस तो इम्पॉसिबल है, ये तो गोइंग एंड शट केस है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो शट एंड केस है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। आपकी फ्रेंड को बचाना अब पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेव हर। अब वो बचने नहीं वाली है, दिस इज नॉट नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ऐसे बोल के वो चला जाता है। यहाँ पे भी शायरा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि वो क्या करे। इसी तरीके से कुछ 2 वीक्स बीत जाते हैं। इस 2 वीक्स में उसकी फर्स्ट हियरिंग हो चुकी रहती है। फर्स्ट हियरिंग होने के बाद सेकंड हियरिंग में वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सबूत हो आप उस सबूतों को लाइए, और थर्ड हियरिंग में तो हम सेकंड हियरिंग में ही वो ये बता देंगे कि केस को क्लोज कर दिया जाए। तो तभी जब सेकंड हियरिंग होती है तो सेकंड हियरिंग की बात आती है। तो यहाँ पर जो वो एडवोकेट रहता है उस एडवोकेट को बोला जाता है कि वो जो एडवोकेट रहता है जो लेता है हैसल का केस, वो बाहर घूमने जाता है। तो वहाँ पर ना उसे एक बंदी मिलती है, और वो बंदी उसे वहाँ से पकड़ती है, उसका हाथ खींचते हुए लेकर आती है, और जिसने पूरा जैकेट वगैरह पूरा कवर अप किया था, पूरा फेस वगैरह कवर अप किया था, वो उसे बोलती है कि बस तुम्हें ये जो मैं तुम्हें ये जो पिक बता रही हूँ, इस पिक को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पिक को कोर्ट में डाल देना है, जिससे तुम्हारी जो हियरिंग है वो आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ के इस केस को हैंड ओवर किया जाएगा। तो वो बोलता है कि अगर इस केस को आगे बढ़ा के भी क्या फ़ायदा, गोइंग एंड शर्ट केस है। तो उसे बोलते तुम्हें मैं जितने पैसे दे रही हूँ ना, इस पैसों से सिर्फ तुम्हें वहाँ पर जाके ये करना है, ताकि इसकी दूसरा दूसरा डेट मिल सके, इस डेट को बढ़ाने का काम करो तुम।
तो वो कहते बट हो कौन तुम? तो उसे कहते इससे कुछ लेना देना नहीं, अगर तुम्हें अपना करियर सेट करना है तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ये और वहाँ से वो जो लड़की रहती है वो टर्न होती है और टर्न होके वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ पर जो एडवोकेट रहता है वो खड़े होके यही सोचता रहता है कि ये कौन थी, क्यों पैसे देकर गई, क्या था। थोड़ी देर तक माहौल इसी तरीके से रहता है कि कौन है, क्या है। और हियरिंग का टाइम आ जाता है। हियरिंग का टाइम होता है तो यहाँ पर जो अपोजिट वाले रहते हैं, जो एक्चुअली में राजीव खन्ना के फेवर में जो एडवोकेट रहता है, जो अगेंस्ट रहता है हैसल खन्ना के, वो तो वहाँ खड़े होके अपने दलीलें पेश कर रहा रहता है। वो पहले के पूरे चीज़ों को लेकर आता है और ऐसे पेश करता है कि जैसे कि उसके डैड की कभी भी बनती नहीं थी, जिस वजह से उसने मौके का फ़ायदा उठाकर ये सब चीज़ें कर दी और ये शट एंड कन केस है। तभी वहाँ पर जो हमारे जज रहते हैं वो दूसरे वाले लॉयर की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई अपोजिशन के पास भी कोई है कुछ बोलने के लिए, या फिर यहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को सीधे-सीधे बताऊँ और यहाँ पर ये केस को अभी यहीं पे शट करूँ। तभी वहाँ से अपोजिशन जो रहता है, जो हैसल के फ़ेवर में रहता है, वो एकदम से खड़े होके बोलता है कि सर, आई हैव अ सम क्लू। सर, ये इनके घर के बाहर से ये थोड़े से डिस्टेंस के आगे यहाँ पर एक फुटेज मिली है और ये लड़की की फुटेज यहाँ से मिली है। हालाँकि इनके घर में सीसीटीवी कैमराज़ जो थे वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुके थे, बट सीसीटीवी कैमरा ख़राब होने के बाद भी एक सीसीटीवी कैमरा जो एक्चुअली में वर्क कर रहा था, तो वहाँ से ये फ़ोटो मिली है कि इनके घर से एक लड़की है, वो देखिए भागते हुए गई है और उसके ना कपड़े भी फटे हुए हैं और कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ का जो मामला आपको जैसे सिंपल सा सर दिख रहा है कि शट एंड ये सिंपल सा शट एंड केस है, तो ये शट एंड केस नहीं है। अगर ये शट एंड केस है, तो मुझे ये बताइए कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? और अगर ये लड़की है, तो है कौन? कौन इसके बारे में जानता है? और यहाँ पर हैज़ल खन्ना के पास मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा कुछ क्लू होगा जिसकी वजह से वो अपने डैड को मारेंगे। पिस्तौल में उनके फिंगरप्रिंट्स आए हैं, पर फिंगरप्रिंट्स तो कोई भी जाकर लगा के मेरे काबिल फ़िल्म स्टार जो मेरे जो मे क्या बोलते हैं उसको, जो मेरे विक्टिम को इस तरीके से बताया जा रहा है, मेरे विक्टिम को कल्प्रिट बताने की बात की जा रही है, जो ऐसा है नहीं है। मेरे जो अ, तो ये कौन है और क्यों ये सब करना चाहते हैं? मेरे काबिल वकील मेरे जो विक्टिम हैं उनको कल्प्रिट बताने की बात कर रहे हैं। वो तो खुद एक्चुअली विक्टिम है, वो आपको क्या सच्चाई बताएँगी? देखिए, अगर मेरी विक्टिम अगर कुछ भी बोल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि ये वो सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही हैं जो एक्चुअली में है। अगर इन्होंने मारा होता तो मारने की वजह भी कुछ पता चलती और कुछ तो चीज़ें होती। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें पता नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत कुछ अलग है और मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि जज आप थोड़ा-सा समय लीजिए और थोड़ा-सा समय हमें भी दीजिए कि ताकि हम ये सब चीज़ों की जाँच-पड़ताल कर सकें और पता करें कि वो लड़की कौन थी जो वहाँ से निकली है और क्या वजह रही है मतलब राजीव खन्ना को गोली मारने की, क्योंकि यहाँ पे वजह तो कुछ भी सही तरीके से दिख नहीं रही है। और ये जो मेरे काबिल दोस्त जो मेरे वकील हैं, ये जो इतने अच्छे से बता रहे हैं कि भाई ऐसा-ऐसा किया होगा, पहले का ये था, पहले का वो था, ये सब मत बताइए, वो बचपन की बात थी। बचपन में हर एक बेटी या बाप के बीच में झगड़े होते हैं, पर कोई भी उस चीज़ का बदला लेने के लिए अभी आकर लड़ाई नहीं करता है। तो यहाँ पे मुद्दा कुछ और है और उस मुद्दे को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने काबिल दोस्त को यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के शख्स पे मत आइए और बेगुनाह को फांसी होना, ये तो बहुत गलत बात है। तो जज साहब, मुझे नहीं पता है क्या है, बट मुझे ये चीज़ें क्लू मिली है इनके सीसीटीवी कैमरा से और जांच पड़ताल की जाए। तभी यहाँ पे जज एकदम से बोलता है जांच पड़ताल की जाए, इनके घर पे सब कुछ जांच पड़ताल की जाए, सारे सवालों के जवाब की जाए और इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है आज से 5 दिन के बाद यहाँ पर केस है और वो मेरा फाइनल डिसीजन होगा। अगर उस दे वक्त अगर आप कोई भी सबूत लेकर नहीं आ पाए या आपने अपने जो क्या बोलते हैं अपने विक्टिम को आपने जिसका केस लिया है, अगर आप अपने
उसको अगर इंसाफ नहीं दिला पाए तो जाहिर सी बात है कि मैं इस केस को शट एंड क्लोज करके बंद कर दूंगा। तो और कुछ कहने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है, तो कोर्ट इज एडजर्न, और ऐसे बोलकर वो वहाँ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से चल रहा रहता है। तभी यहाँ से जो हमारी जाते टाइम यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो एकदम से उस एडवोकेट को बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। जब एडवोकेट उसके साथ अलग में आकर मिलता है तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है और किसने तुम्हें ये सब बोला है, तुम ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर क्यों फंसा रहे हो। तभी वहाँ पर शायरा आ जाती है और शायरा एकदम से बोलती है कि सही तो बोल रहा है वो फ्लोरा थी, तो फ्लोरा को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कहती है कि फ्लोरा से उससे क्या डिफाइन होगा, फ्लोरा यहाँ पे है नहीं है, वो सिटी छोड़ के चली गई है, वो कहाँ पर है किसको क्या पता, बट किसी का नाम लेके उसे बदनाम करके क्या फ़ायदा। तो कहती है सज़ा फ्लोरा को मिलनी चाहिए कि फ्लोरा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो तुम क्या कर रहे हो। तो तभी एडवोकेट बोलते हैं, तभी शायरा बोलती है कि एडवोकेट तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तुम पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करो और हमारे क्लाइंट को पूरे तरीके से बचाओ, और तुम्हें क्लाइंट को बचाने के पैसे मैं तुम्हें दूंगी जितना हो सकता है, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं उतनी रकम दूंगी, बस मुझे ये चाहिए कि तुम्हें ये क्लूज कहाँ से मिले। तभी वो कहता है कि जी जी जनाब, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि ये तो मुझे एक लड़की आई थी, जिस लड़की ने मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें दी और उसमें एक लेटर लिखा था, ये देखिए कि ऐसा ऐसा बोल के इस बात को वहीं पर ख़त्म करना है, डेट को आगे बढ़ाना है। उसने मुझे इसके लिए भी पैसे दिए थे, बट वो अपना नाम वगैरह कुछ बताकर नहीं गई, और उसने बस इतना बोला कि इस तरीके से वो डेट एक्सटेंड करा है, बाकी चीज़ मैं देख लूँगी, बस ऐसे बोलकर वो चली गई है। तभी वहाँ पे जो शायरा होती है वो एकदम से वो लेटर में हैंड राइटिंग देखती है, तो वो कहती है ये सौम्या की हैंड राइटिंग है, ये सौम्या की हैंड राइटिंग है। तो तभी यहाँ पर हैसल बोलती है सौम्या यहाँ क्या कर रही है, तुमने तो कहा था कि वो चली गई है। तो कहती है मुझे नहीं पता, अब ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, बट ये राइटिंग सौम्या की है, और अगर सौम्या ने ये सारी चीज़ों पे आई है तो उसका मतलब वो उसी ने तो पढ़ा ही है, लॉ तो उसने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए वो ये कर रही है। बट वो कर क्यों रही है, अगर सौम्या फ्लोरा की एक धुंधली सी फोटो बता के करना क्या चाहते हैं, ये दोनों क्या लड़कियां ये करना क्या चाहती हैं, ये डेफिनेटली सौम्या की है। एक बात बताओ, उसके आईब्रो के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ निशान था क्या, एक तिल था क्या यहाँ आईब्रो में, तुमने देखा तो होगा। तो कहते हैं कि हाँ उस लड़की के आईब्रो में तिल था। तभी शायरा बोलती डेफिनेटली ये हैसल, ये सौम्या है, ये सौम्या फिर आई है, लॉ के बारे में सिर्फ जानने दी सिर्फ सौम्या है, तो सौम्या फिर से आई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करने आई है, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है। तभी वो कहती है कि मुझे बचाने आई है। तो कहती बचाने नहीं, तुम्हें फंसाने आई होगी पूरे तरीके से, कुछ ना कुछ तो वो कर रही होगी, क्योंकि अगर उसे बचाना होता तो मैं वो तुम्हें फंसाती भी नहीं, जैसी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना वैसा वो चीज़ें है नहीं है, मैं तुम्हें सच्ची में बोल रही हूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात को ध्यान में रखो। ये बोलते हुए वो यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में शायरा जो रहती है वो सौम्या के बारे में पता करने या उसके बारे में जानने के लिए लग जाती है, और यहाँ पर चीज़ें वो उधर चली जाती है। हैसल पूरे वहाँ पर जेल में पहुँच जाती है और सोचती रहती है कि ये वक्त कैसे निकले। और यहाँ पे जो एडवोकेट रहता है वो इस तरीके से हो जाते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन में ना शायरा को सौम्या के बारे में कोई भी क्लू मिलता है, क्योंकि मुंबई इज़ अ वन ऑफ द बिग सिटी, ओके, यू कैन फाइंड आउट पर्सन सो इजीली, पर वो पूरी कोशिश करते हैं बट फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन में कहाँ पे फांसी की बात होती है। तो यहाँ पर कोर्ट में एक्चुअली बुलाया जाता है हैसल को, और जब हैसल वहाँ पर आकर खड़ी होती है वो उस कटघरे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम मायूसी, कोई उम्मीद नहीं रहती है कि वो कभी बच पाएगी। उसके मन में सिर्फ ये रहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, पर उसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि यार फ्लोरा तुमने मेरे साथ किया ऐसा तो किया क्यों, मतलब मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना, एक प्यार की इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो तुम कि मुझे मारना है, अगर तुम्हें जान चाहिए होती तो मेरी ऐसे ही ले लेती, बट मेरी तुमसे क्या जात सी दुश्मनी थी जो तुमने मुझे इस तरीके से फंसाया और ये सब किया। हालांकि तुम्हें शायद से तुम्हारी लड़ाई मेरे डैड से थी, हर्षित राणा मतलब मेरे ब्रदर से थी, सब चीज़ से थी, तो उसकी आंखों में ना वो सारे सवाल दिख रहे रहते, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारा
दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, जो मतलब अगेंस्ट रहता है हमारी हैसल के, वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसे कहता है कि जज, आज ये लास्ट डे है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट को जस्टिस मिले। मैं आपके पास यहाँ पे अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने आया हूँ, जिसका मर्डर एक गन से आपके उन्हीं की बेटी ने किया है, जो यहाँ पे कटघरे में खड़ी हुई है, और आप करिए। तो यहाँ पर जो जज होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, और देखता है तो उसके फेस पे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली में मतलब गिल्टी फील कर रही है, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि जज भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी एक्ट्रेस रहती है, सब कुछ अच्छा रोल करती है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जज के अंदर भी रहता है कि मैं इसकी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि अगर इसने अपने डैड को मारा है तो कोई पर्टिकुलर रीज़न तो होगा ना, ये बिलफालतू में अपने डैड को तो मारेगी नहीं। तो वो उस रीज़न को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती। जज उसे 4 बार बोलते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, फिर इसके बाद शायद से आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप बताइए। तभी हैसल एक बार जज की तरफ देख के बोलती है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायरा जो होती है वहाँ पर बैठी रहती है, और वो भी एकदम बेउम्मीद से बैठी हुई रहती है, क्योंकि अब क्या उम्मीद उसे बचाएगी। तभी वहाँ से जज बोलता है, इनके लॉयर कहाँ पर हैं। तो जो हैसल होती है वो शायरा की तरफ देखती है, शायरा बोलती है कि मैंने तो उस लॉयर को बोला था टाइम पर आ जाना, कम से कम कुछ उम्मीद तो लेकर आता। तो यहाँ पर वो बोलता है, तभी वहाँ से जो अपोजिशन वाले रहते हैं, जो हैसल के अपोजिट होते हैं, वो खड़े होकर क्या बोलते हैं, सर वो सब एक बेखुदा चीज़ें बोली गई थी, उन्होंने सिर्फ नॉनसेंस की बातें करी थी। वो लड़की की फ़ोटो लाना, वो तो फोटोशॉप से भी हो सकता है, फुटेज दिखाना, ये सब तो कहीं और का भी हो सकता है। ये सब चीज़ें बेखुदा की बातें थी। अगर वो एक्चुअली में अपनी बातों पे यहाँ पर खड़े होते तो वो यहाँ पर आए क्यों नहीं है। ये केस शट एंड क्लोज का केस है, ओपन एंड शट का केस है, अभी के अभी ये बंद हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है उनके पास, इसलिए वो देखो यहाँ पर आए भी नहीं है। तो यहाँ पर जो जज रहते हैं वो एकदम से इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, ये तो कोर्ट में अगर इनका खुद का वकील नहीं आता है तो ये कोर्ट की बेइज्जती की गई है, कोर्ट की तौहीन, ये सब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तभी वो वहाँ पर शायरा एकदम से खड़े होकर बोलती है, सर वो आते ही होंगे, सर प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपको अपना डिसीजन तो सुनाना है, पर प्लीज़ थोड़े से एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, सर गिव मी जस्ट 10 मिनट्स, मैं अभी पता करके बताती हूँ, अदरवाइज आपको जो अपना डिसीजन देना है वो दे सकते हैं। तभी वो कहता है, सिर्फ आपके पास 10 मिनट है मैम, इस 10 मिनट में अगर आपका वकील यहाँ पर नहीं आया है तो यहाँ पर मैं अपना डिसीजन सुना दूंगा, और मेरा डिसीजन उसके बाद बदला नहीं जाएगा, आपकी बात समझ लीजिए। वो कहती है ठीक है। वो यहाँ से जाती है, कोर्ट बहुत सारे फ़ोन करती है, बहुत सारे सब कुछ करती है, बट यहाँ पर कुछ नहीं होता। 10 मिनट के बदले 7 मिनट हो जाते हैं। 7 मिनट के बाद वो वापस आती है, और इसी कटघरे में वहाँ पर हैसल खड़ी रहती है। हैसल एक उम्मीद से देखती है शायरा की तरफ, पर शायरा अपना सर हिला के वो बोलते हैं कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, मैं क्या बोलूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो सब अपोजिशन वाले से बोलते हैं, सर अपना डिसीजन सुनाइए, सर इन्होंने ही मर्डर किया है, और ये कबूल भी कर रही हैं क्योंकि अपने आप को सिलेंडर कर चुकी हैं, तो अब यहाँ पर ओपन एंड शट केस है, प्लीज़ शट दिस थिंग। तभी वहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है, सर रुकिए, सर मैं हूँ इनकी वकील, सर रुकिए, अभी भी आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मुकदमा पूरे तरीके से लड़ा तक नहीं गया है, आपके सामने मैं आई हूँ। यहाँ पर एकदम से देखते हैं तो यहाँ पर जो कोर्ट की ड्रेस होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लेडीज़ों के लिए एक बाकायदा साड़ी होती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोट पहना जाता है। उस कोट में और सर पे चूड़ा बांधे हुए एक लड़की आती है, वो अपने पैरों कदमों से आगे बढ़ती हुई रहती है, और हाथ में एक फाइल रहती है उसके हाथों में, और वो फाइल की तरफ पूरे तरीके से देखती है और सीधे आकर आती है। तभी यहाँ पर शायरा की और यहाँ पे एकदम से नज़र पड़ती है जो हमारी हैसल की। वो देखते हैं तो वो लड़की और कोई नहीं, वो सौम्या होती है। शायरा सौम्या की तरफ देखती ही रह जाती है। शायरा और सौम्या की एक नज़र एक दूसरे से पड़ती है और वो दोनों वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। तभी वहाँ से जज एकदम से कहता है, आगे बढ़ेंगी आप। तो वो आगे बढ़ते हुए जाती है और वो पूरी की पूरी एक फ़ाइल देती है, जिस फाइल में ऑलरेडी ये लिखा रहता है कि अब से ये जो केस है वो इस वाले वकील ने हमें दे चुका है और हम यहाँ से हैंड ओवर कर रहे हैं इस केस को, और यहाँ से अब हम लड़ेंगे।
तभी वो पढ़ता है, पूरे पेपर्स को अच्छे से पढ़ता है, उसके पेपर्स को ध्यान में देखता है वहाँ का जज, और उसको बोलता है कंटिन्यू। तो वो बोलते हैं कि कंटिन्यू। तभी वो कहते हैं कि सर केस मैं नहीं लड़ूंगी, केस मेरी बॉस लड़ेंगी और वो 2 मिनट में आ रही हैं। तभी वहाँ से जज एकदम से गुस्से में आके बोलता है ये क्या बात है कि तुम लोग पहले से ही लेट आते हो, अब ये नहीं तुम्हारा वो लड़ेगी, इस तरीके से ही रहा तो तुम कोर्ट की तौहीन नहीं कर सकते हो। तभी वो बोलते हैं माय लॉर्ड आई एम रियली सॉरी, बट सिर्फ कुछ सबूतों को लाने के लिए थोड़ा सा समय लग गया है, और इससे पहले वाले जो वकील थे उन्होंने उन्होंने ये सब चीज़ों को करने में, मतलब पहले वाले वकील थे वो हमें मिले नहीं, उन्होंने पेपर्स को तैयार करने में थोड़ी सी टाइम कर दिया, और हमारे पास सिर्फ सबूत लाने के लिए बहुत कम समय था। तो सर प्लीज़ आप हमारी बात को समझिए, और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, मेरी बॉस विल बी कम सून। थोड़ी देर में शायरा जो होती है वो सौम्या को देख रही रहती है, पर उस समय जज का टाइम रहता है तो शायरा सौम्या से बात नहीं कर सकती, और यहाँ पर जो हैसल रहती है वो सौम्या की तरफ देखे जाती है। अब सोचती है इसका कौन बॉस होगा, किसी को उम्मीद नहीं रहती। थोड़ी देर में जो शूज़ की आवाज़ टुक 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 करते हुए अंदर आती है, और जैसे शूज़ की आवाज़ आती है सामने सबकी नज़र उसकी तरफ उठती है, तो वहाँ पर देखने लायक नज़रिया रहता है, और वहाँ पर एक जन आती है, एक लेडीज़ आती है जो अपनी फाइल रखती है और अपना सर ऊपर करते हुए बोलती है कि सर कोर्ट का अब ये सर केस मैं लड़ूंगी, और मेरा नाम है फ्लोरा डिकोस्टा, और मैं यहाँ से कोर्ट को कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने ये कहा कि ओपन एंड शर्ट केस है, तो अगर ओपन एंड शर्ट केस है सर, तो फिर अभी तक मेरे विक्टिम ने अपने आप को यहाँ तक आकर कुछ बताया क्यों नहीं। मेरे काबिल दोस्त भूल चुके हैं कि सिलेंडर तो कभी कभार प्रेशराइजेशन में भी आकर कर दिया जाता है, कभी कभार कुछ भी पैसे देके या प्रेशर देकर या कुछ भी तरीकों से या ब्लैकमेल करके भी आपको सिलेंडर कर दिया जाता है। तो क्या आप उस इंसान को फांसी में चढ़ा के और कहेंगे कि जस्टिस मिल गई है? जस्टिस तो एक्चुअली तब मिलनी चाहिए ना कि जब वो एक्चुअली में हो, और मेरे ख्याल से जब मेरे क्लाइंट ने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर गोली चलाई हो, तो मेरे ख्याल से वो तो मर्डर का केस ही नहीं बनता है, वहाँ पे तो सेल्फ डिफेंस का केस बनता है। और मेरे काबिल दोस्त को ये पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में कोई सूली पे तो नहीं चढ़ता है। तभी वहाँ से वो अपोजिशन वाला आता है और बोलता है कि सेल्फ डिफेंस माय फुट। तो तभी वहाँ से वो बोलती है माय लॉर्ड आपके इतनी बड़ी वकालत में कोई इस तरीके से तौहीन से बात करेगी, ये भी तो सही बात नहीं है। माय फुट दिस इज़ नॉट अ एक्चुअली लैंग्वेज। तभी वहाँ से जज बोलता है अपनी हद में रह के बात करिए, आप ये मत भूलिए कि आप यहाँ पर कोर्ट पर हैं, और कोर्ट पे अगर ऐसे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको उसके लिए पेनाल्टी लग सकती है। आप ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझने के बाद बोलता है, तभी उसे कहता है कि वो तभी कहता है कि माय लॉर्ड मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये सेल्फ डिफेंस की बात कर रही हैं तो किस तरीके से सेल्फ डिफेंस है, और अभी तक तो यहाँ पर कोर्ट एकदम प्योर पानी की तरह एकदम क्लीन था, अभी एकदम से बोल रही हैं कि यहाँ सेल्फ डिफेंस की बात है, तो किस तरीके से है? तो कहते हैं सर आई हैव अ प्रूफ एंड आई कैन प्रूव दैट कि सेल्फ डिफेंस में ये सब चीज़ें हुई थी। तो अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं अपने चीज़ों को पूरे तरीके से यहाँ पर सामने खड़ा करूँ, अगर आप चाहें तो वो से बोलते हैं कि ठीक है आप आइए, आप कंटिन्यू करिए। तभी शायरा एकदम से देखती है सौम्या की तरफ, सौम्या पीछे से करती है और मुस्कुराते हुए उसे विंक करती है, मतलब उसकी आंख मारते हुए से कहती है कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो एकदम से आकर बोलती है हैसल आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप्स के बारे में तो सब लोगों ने बता दिया है कि दैट यू हैविंग अ वेरी बिटर रिलेशनशिप्स विद योर फादर, राइट? तो उसे बोलती है कि हाँ बचपन से ही मेरे थोड़े से बिटर रिलेशनशिप रहे हैं। तो कहती ओके, तो आप ये मुझे बताइए कि आपके डैड आपको डॉन साई के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्या आप वो करना चाहती थी? तो तभी वहाँ से एकदम से वकील खड़े होते बोलता है ये सारी बातें कहाँ से आ रही है सर? एक्चुअली ये सारी बातें तो इस सब चीज़ों से है ही नहीं, यहाँ पे डॉन-साई कहाँ से आ गया, शादी की बात कहाँ से आ गई है? तो तभी वो से बोलती है सर माय लॉर्ड मेरे काबिल दोस्त मुझे बोलने देंगे तो पता चलेगा ना, आप थोड़ा सा रुकिए, मुझे बाकायदा दी जाए, मैं बोलूँ कि नहीं आप बताइए।
या फिर आप ही डिसीजन सुना दीजिए, जज की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ जाके बैठ जाते हैं आपकी जगह और आप उनकी जगह बैठ जाइए। सर दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। आपके पास आज की डेट है, आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसे माना जाएगा, तो एटलीस्ट कम से कम मेरे जो क्लाइंट को सफाई देने का मौका तो दीजिए। अगर सेल्फ डिफेंस का मैं केस बोल रही हूँ तो मुझे लड़ने तो दीजिए। फ्लोरा यहाँ पर ये बात बोल के चल जाती है। फ्लोरा एकदम कॉन्फिडेंट लेवल होता है, जो छुई मुई सी फ्लोरा, जो मतलब एक छोटे से एक्ट्रेस रहती है, एकदम मस्ती मजाक करती है, वो यहाँ पर बिल्कुल बॉसी एटीट्यूड में रहती है और सीधे वो अपने क्लाइंट की तरफ देखते हुए बोलती है, अब मैं जो भी सवाल दूंगी उसका सच सच जवाब देना, किसी भी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाइड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास ये आखिरी मौका है जिसमें आप अपने आप को खुद बचा सकती हैं, और अगर आपको भरोसा हो तो बचाने के लिए मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। बस मेरी साथ दीजिए आप, तो आप डरिए बिल्कुल मत और मेरा साथ दीजिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगी वो सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तभी वो कहती है कि मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, हैसल कहती है। तो आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, आपको डॉन्जाई के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, हाँ या ना? तो कहती है कि हाँ। और आप ये शादी करना चाहती थी? तो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। वजह क्या थी कि डॉन्जाई से शादी ना करने की? क्या आपको वो बंदा पसंद नहीं था या आपका कुछ और था? सच बोलिएगा। तो तभी वो बोलती हैं कि मुझे वो पसंद नहीं था। तो कहती है तो मतलब आपको वो पसंद नहीं था या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था? तो वो कहती हैं कि मतलब क्या है आपका? तो माय लॉर्ड, मैं सीधे सीधे बताना चाहती हूँ कि मेरी क्लाइंट थोड़ा सा बताने में शर्मा रही हैं या उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील हो रहा है कि वो एक लेस्बियन है। और लेस्बियन होना कोई एक डिजीज़ की तो बात है नहीं कि उन्हें अपने आप से एक लड़की पसंद थी, दैट्स वाई वो डॉन्सा के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यही एक रीज़न था जो इनके और इनके फादर के बीच में नहीं बनती थी। और वो इनकी गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा जो थी एक्चुअली में, उनसे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। तो तभी वहाँ से वो एकदम से बोलता है, अच्छा तो इनकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो कहाँ है? इतने टाइम तक अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो वो कहाँ पर, अभी तक आई क्यों नहीं? तो वहाँ पर फ्लोरा कहते हैं कि वो गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ जनाब। तभी वो ऐसे बोलते हैं, माय लॉर्ड, मैं लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैं पढ़ी हूँ, इंडियन सिटीजनशिप मेरी यहाँ रही है, मैं लॉ की प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से कर चुकी हूँ, मैं एक लॉयर रह चुकी हूँ, बट मेरा एक प्रोफेशन मॉडलिंग था जो मेरी एक हॉबी थी, और साथ ही साथ एक्टिंग इज़ जस्ट अ स्किल्स मुझे मिली गई। और ये कोई क्राइम तो नहीं है कि अगर आपको एक्टिंग स्किल्स मिले तो वो कुछ गलत है। मैं बाकायदा पढ़ सकती हूँ, मैं एक्टिंग स्किल्स कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आधे से ज़्यादा टाइम अपने लंदन में रही हूँ और वहीं पर मैंने मॉडलिंग्स अपने करियर्स करे हैं, बट मैं फ्लोरा डिकोस्टा हूँ, शायद आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, और जिसके साथ हैसल खन्ना ने 2 फिल्में करी है। स्कूल रोमांस तो एक्चुअली में अभी के अभी आप लोगों ने बैन कर दिया गया ये बोलकर कि भाई वो एक मर्डरर की मूवी है, हम उसे प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप अनचाही मोहब्बत के बारे में जान सकते हैं जो है, एंड आई हैविंग अ अफेयर विथ माई क्लाइंट एंड आई एम हर गर्लफ्रेंड। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्यों एक वकील अपने नहीं कर सकता? और अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार ये तो एक निजी मामला हो गया और आप केस कैसे लड़ सकते? क्यों? एक हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे के लिए केस लड़ सकते हैं अगर वो लॉ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैं अपनी ही क्लाइंट के बारे में नहीं लड़ सकती हूँ। तो उस रात को क्या हुआ था वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप वो चीज़ जान लें तो ज़्यादा बेटर है। इनकी अपने फादर से बनती नहीं है, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इनके लेस्बियन होने पर। और हालांकि उस दिन कुछ फ़ोटोज़ आपके पास आई थी, वो फ़ोटोज़ सर मेरी है,
और ये मेरा मेडिकल प्रूफ है कि उस दिन मुझे इतने सारे हार्म्स हुए थे। और मैं यहाँ पे मेडिकल प्रूफ के लिए अपने मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ वेलकम टू द सुनीति मैम। तो सुनीति डॉक्टर्स को वहाँ पे बुलाया जाता है और कटघरे में बुलाकर वहाँ से पूछताछ की जाती है, जिसमें हमारी फ्लोरा उनसे पूछती है कि उस दिन मैं आपके पास आई थी तो मैंने अपना चेकअप आपसे करवाया था, कौन सी डेट थी। तो वो डेट वेट सब बताती है कि इस डेट पे चेकअप हुआ रहता है, उनके गले पे मार्क्स थे, यहाँ पे मार्क्स थे, ये सब चीज़ें थी। और वो काफ़ी ज़्यादा घायल थी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके हाथ पूरे सने हुए थे ये सब चीज़ों से। तो वहाँ पर सर उस रात को हैज़ल आपको क्या बताएगी कि हैज़ल ने अभी तक अपना एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि उस रात को हुआ क्या था। आखिर उन्हें उस रात के बारे में पता होगा तो बताएंगी ना वो। उस रात पे इनके फादर राजीव खन्ना काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे, जो मेरे पास आए थे गुस्से में, क्योंकि मैं उनकी बेटी से प्यार करती थी और मैं डॉन ज़ाए को जो जेल में है वो उनका ये मानना था कि मैंने उनको जेल में पहुंचाया है। एक सस्पिशियस सी थ्योरी थी उनके पास और वो उस थ्योरी को घुमा फिरा के मेरे को बोले जा रहे थे हर एक चीज़ें। तो उस सस्पिशियस सी थ्योरी पे बोले जा रहे थे और फिर उस समय हाथापाई हुई और सेल्फ डिफेंस में मैंने अपने आप को बचाने के लिए पूरा घर में मैं घूमती रही, इधर हुई। तब वहाँ पर हैज़ल आ चुकी थी और हैज़ल ने मुझे इनके फादर के साथ लड़ते हुए देखा और जो काफ़ी ज़्यादा थी उस समय इनके फादर पूरे तरीके से मेरे ऊपर गन चलाने ही वाले थे। तो आप देखेंगे कि उनके हेड पे इंजरी हुई थी और उनके हेड पे इंजरी एक लैम्प से हुई थी। और इस बारे में तो शायद से सबने कुछ बताया ही होगा आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो आपको फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे वो फिंगरप्रिंट्स आपको हैज़ल के दिखेंगे, क्योंकि हैज़ल ने उस समय आते से ही अपने डैड को सर पे मारा था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और उस समय वो वहाँ पर गन जो रहती है उस गन को उठाती है सामने के सामने बचाने के लिए, लेकिन हाथापाई में वो गन चल जाती है और उनके डैड को लग जाती है। और हाथापाई अगर सामने वाला शूट करना चाहता है तो डायरेक्ट दिल पे लगती है, लेकिन हाथापाई में शूट करते टाइम यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके चिन के वहाँ पर हुई है, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे और ऊपर की तरफ गन पॉइंट कर रहे थे और इस वजह से हुई। और उस ड्यूरेशन में ये मुझे बचाने के लिए मुझे वहाँ से रन करवा देते हैं। जो रन की जाते हुए आपको फुटेज दिखेगी, जो मैं भागते हुए घर से निकली हूँ। और अगर आपको ये पूरे तरीके से फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं, तो आप इनका कॉल रिकॉर्ड ओपन करिए, जिस कॉल रिकॉर्ड में इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जहाँ पर मैं इनके फादर की आवाज़ आ रही है जो ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो मेरे पास अटैक करते हुए आ रहे हैं और मेरा ही नंबर है ये। तो आप ये सब चीज़ों का जांच पड़ताल कीजिए। और यही मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे काबिल दोस्त, कि अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो उसका मतलब वो पीयर प्रेशर में है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने ही कुछ गलत किया है। अगर वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शंस में अगर कुछ कर रहा है तो ये कुछ गलत नहीं होती है। तो जज आपके पास सबकी सिर्फ दूध की दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब आप अपना डिसीजंस अच्छे से समझा सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अपोजिशंस भी अगर कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहती है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है। तभी वहाँ पर जो जज रहता है वो कहता है कि इस चीज़ का जो डिसीजन है वो ब्रेक के बाद दिया जाएगा, तब एडजर्न। तो अब ब्रेक के बाद क्या होगा ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।